नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। मतलब कि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं और उन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सही है यह आपको बताना है। देखिए क्या हुआ है कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज जो है वो अभी पहुँचे हैं यूनाइटेड नेशंस के इस कोर्ट के पास। क्यों पहुँचे हैं वो हम भी देखेंगे, क्योंकि आज जो भी पैसिफिक या फिर एटलांटिक वाले जो भी छोटे छोटे आइलैंड है वो सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट कर रहे हैं, समंदर से अपने आप को वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे पूछा है, पहला, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। क्या यह 1982 में बनाया हुआ था? तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, ईच स्टेट पार्टी में नॉमिनेट अप टू 2 कैंडिडेट। यस, सभी लोग 2 कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों सेंटेंस कैसे हो गए? सही। लेकिन हमें पूछा है क्या कि भैया आप हमें इनकरेक्ट बताओ, तो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। देखिए क्या हुआ है कि स्मॉल आइलैंड ओशंस प्रोटेक्शन के लिए पहुंचे हैं कोर्ट, यूएन कोर्ट में। ठीक है, देखिए अभी बहुत सारे इश्यूज जो है वो ग्लोबल लेवल पे चल रहा है। जैसे कि एक हो गया जापान का न्यूक्लियर रिएक्शन वाला, रेडिएशन वाला पानी जो है, ये वाटर वो लोग क्या कर रहे हैं, अभी समंदर में डिस्चार्ज कर रहे हैं। दूसरा एक इश्यू हो गया है EEZ वाला। तीसरा एक इश्यू हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग वाला। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को आज के समय में अब बोलने जा रहा है क्या, ग्लोबल बॉइलिंग वहाँ जा रहा है। मतलब कि समंदर अभी सिर्फ गर्म नहीं हो रहा है लेकिन वह बहुत ही उफान भी मार रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे इश्यूज को लेके स्मॉल आइलैंड कंट्रीज जो है यह अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यह कंटेक्स्ट था जिनमें से हमारा क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा एमसीक्यू पूछ रहा है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विद्या समीक्षा केंद्र यानी कि VSKS। आपको विद्या समीक्षा केंद्र के बारे में 2 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट वाला ढूंढना है। पहला, विद्या सहायक केंद्र इज अ डेटा रिपोजिटरी। क्या यह कोई डेटा रिपोजिटरी है जो कि विच विल हैव डेटा फ्रॉम ऑल स्कीम्स रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब कि सारे जगह से जो भी हमें डेटा कलेक्ट होगा यह सारा डेटा कहाँ पे आएगा, यह आएगा विद्या सहायक केंद्र में। देखिए आज के समय में ऐसा कहा जाता है कि डेटा इज अ न्यू ऑयल। मतलब कि ऑयल की वजह से, जैसे कि आपको पता है गल्फ कंट्रीज़ ने और पूरी दुनिया में बहुत सारी क्रांति आई हुई है, उसी तरीके से आने वाले समय में डेटा की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस चलेंगे। ठीक है, आज के टाइम में आप देख रहे हो कि जो भी आपका AI है, मशीन लर्निंग है और आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ऐसे सारी बहुत सारी जो चीज़ होती है ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, यह डिपेंडेंट होती है डेटा के ऊपर। ठीक है, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी हमारी स्कीम है वो सारी स्कीम का डेटा कहाँ पे आएगा, विद्या समीक्षा केंद्र। याद रखिए विद्या सहायता केंद्र नहीं है, इसका नाम है विद्या समीक्षा केंद्र। दूसरा, तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, डिपॉजिटरी विल इंक्लूड रेगुलेटरी अपडेट डेटा फ्रॉम परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स एंड PM पोर्शन। मतलब कि जो भी हमारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और PM पोर्शन से हमें डेटा मिल रहा है वहाँ की अपडेट हमें मिलती रहेगी। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे कौन से सेंटेंस सही है कि भैया दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर किया हुआ है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया हुआ है, अंडर द नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर उन्होंने पुश किया है विद्या समीक्षा केंद्र को निर्माण के लिए। हर एक स्टेट में ऐसा एक बनाया जाएगा। ठीक है, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि भैया PM पोर्शन के हमें डेटा मिलेगा, टीचर ट्रेनिंग डेटा हमें नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स और टीचर्स, होलिस्टिक एडवांसमेंट पोर्टल यानी कि निष्ठा पोर्टल जो है वहाँ से हमें मिलेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी हमें डेटा मिलेगा, UDISEI से भी हमें डेटा मिलेगा, स्टूडेंट के लर्निंग के लिए जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया जाता है वहाँ से भी हमें डेटा मिलेगा और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से भी हमें डेटा मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है आपको, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन
चलिए इन्फ्लेशन के बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको इन्फ्लेशन के बारे में फॉलोइंग स्टेटमेंट बताने हैं। पहला, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर अ स्टेबल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। ये बात सबको पता है कि भैया हमारे गवर्नमेंट ने टारगेट दे दिया है कि आरबीआई आप जानो, क्या जानो, कि जो भी आपका इन्फ्लेशन है यह इन्फ्लेशन 4 ± 2% रहना चाहिए। इसका मतलब क्या कि हमारे देश में 2% से लेके 6% हमारा इन्फ्लेशन रेट चलना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग चलना चाहिए। मान लीजिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा 4, यहाँ पे आ गया हमारा 2, ये हो गया 0, 4, 6, ये हमारा इन्फ्लेशन रेट हो गया और ये हो गया हमारा टाइम। ठीक है, तो इस लेवल के बीच में ही हमारा जो भी ग्राफ है वो ग्राफ हमारा इन्फ्लेशन का टाइम के चलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो पहला बात बिल्कुल सही है। अब इसके लिए आरबीआई के पास कौन सा टूल है? आरबीआई के पास अंडर द एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू 2 टूल्स आते हैं। 2 टूल्स में सारे टूल्स हम समा लेते हैं। एक हो गया आपका क्वालिटेटिव और एक हो गया क्वांटिटेटिव। ठीक है, चलिए दूसरा, जीडीपी डिफ्लेटर शोज द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन इन बिटवीन द पीरियड बेस ईयर एंड करंट ईयर। अब ये बात भी सही है कि भैया जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है यह आपको बता रहा है कि जो आपका बेस ईयर है और जो आपका करंट ईयर है इन दोनों के बीच में इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया। देखिए जैसा कि मैं आपको एक लेटेस्ट डेटा बता रहा हूँ कि 2011 में अभी हमारा बेस ईयर के हिसाब से हम अपना जीडीपी नापते हैं। ठीक है, तो 11 के हिसाब से अगर हम जीडीपी नापने जाएंगे तो हमारी जीडीपी तकरीबन 160 लाख करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। लेकिन यही अगर हम मार्केट प्राइस 2023 में देखने जाए तो मार्केट प्राइस में ये आ रहा है तकरीबन 272 लाख करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 160 से लेके 272 जो बढ़ गया है, यह सारी चीज़ क्या है? यह सारी चीज़ है आपके इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इज बूस्टेड बाय इन्फ्लेशन इन शॉर्ट टर्म। ये बात तो सबको पता है कि भैया जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे मार्केट में डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने से हमारे चीज़ का प्राइस बढ़ जाते हैं। तो तीसरा सेंटेंस भी सही है, यानी कि डी ओनली 3 ऑल आर 3। मतलब हमें क्या पूछा है? हाउ मेनी पूछा है, विच नहीं पूछा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे 3 सेंटेंस सही है तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखिए, ये कंटेक्स्ट इसलिए पूछा गया था कि अभी क्या हुआ है, रिटेल इन्फ्लेशन जो है ये अभी 6.83 पे चल रहा है। ठीक है, हालांकि क्या हो रहा है, हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं जैसे कि सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर हो गए, ऐसे बहुत सारे वेजिस के ऊपर भी हमारे इंडिकेटर है। लेकिन आरबीआई को टास्क दिया गया है कि भैया आपको सीपीआई को 4% ±2 रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बढ़ गया था 7.44। आपको पता होगा कि टोमेटो का प्राइस जो है यह पहुंच चुका था तकरीबन 200 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, तो अभी हमें देखने को मिला है कि भैया ये अभी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, मॉडरेट हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के दौरान परसेंटेज तय करने में मदद करती है। ठीक है, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है यहाँ पे कि जो आपका सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई वही इसको टारगेट करके बना रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर की बात किया हुआ है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन की भी बात यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, यस, वीडियो को पॉज, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए। चलिए, विथ रेफरेंस टू द निपा वायरस, भैया निपा वायरस अभी आजकल काफ़ी मार्केट में ज़्यादा धूम मचा रहा है। तो धूम मचाने के साथ साथ यह कितना डेडली है उसके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। पहला, उसमें से आपको पूछा है कि नॉट करेक्ट बताना है, मतलब 4 सेंटेंस हैं, उनमें 3 सही है, 1 गलत है। पहला, निपा वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल्स। ये बात तो सही है, इसीलिए तो बहुत खतरनाक कि भैया ये यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ पे भी आता है। ठीक है, ये चीज़ हमें काफ़ी दिक्कत वाली होती है कि एनिमल से ये चीज़ ह्यूमन में आती है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, फ्रूट बैट्स ऑफ द प्रेटेरोपोडियड फैमिली आर द नेचुरल होस्ट ऑफ द निपा वायरस। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगर कोई
बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो वो इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से लिख दे, ताकि आने वाले टाइम में मैं कभी वीडियो बनाऊँ तो उसमें मुझे अच्छे से इसका प्रोनाउंसिएशन कर पाऊँ, ठीक है। लेकिन ये बात है सही है, क्योंकि ये फ्रूट बेट्स जो होते हैं, आपको पता होगा चमगादड़, तो ये चमगादड़ जो होते हैं उसी की फैमिली में से ये बाहर आते हैं। तीसरा, द केस फैटालिटी रेट इज़ वेरी हाई। फैटालिटी रेट का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए 100 लोगों को यह हो गया तो उनमें से मरने वाले के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो यह ऐसा वायरस है कि जिसको हम क्या कहते हैं, डेडली वायरस कहा जाता है, ठीक है। तो तीसरा सेंटेंस है वो भी सही है। चलिए, अब पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, तो चौथा कैसा होगा? बिल्कुल गलत ही होगा। देख लेते हैं। इट्स वैक्सीन हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड रिसेंटली बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए, इसकी अभी कोई वैक्सीन बनी नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैक्सीन बनी होती तो फिलहाल जो अभी 1000 का स्कोर बन रहा है पूरे देश में, यह ना बनता। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है यह गलत है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए क्या हुआ है कि निपा ने फिर से केरला में आया हुआ है। निपा के लिए अभी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इसका फैटालिटी रेट देखने जाए तो 40% से लेकर 75% है। इसका मतलब देख लो कि अगर 100 लोगों को ये रोग हुआ तो उनमें से आपके तकरीबन 40 से 75 लोग मर जाएंगे, ठीक है। मतलब ये बहुत ही हाई फैटालिटी वाला एक डेडली वायरस है। और इससे क्या होता है कि इससे हमें ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ साथ फैटल एन्सेफेलाइटिस भी हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि हमें शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आती है इस वायरस से। तो इस वायरस से बचने का एक बेस्ट तरीका है कि आप हो सके उतना उन एनिमल से क्या रहे, उतना दूर रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है आपको न्योमा एयर स्ट्रिप। देखिए ये काफ़ी चर्चा में था क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ हुआ है, लेकिन कहाँ पे आया है यही तो हमें पूछना है कि भैया न्योमा एयर स्ट्रिप कहाँ पे आया हुआ है। क्या यह ईस्टर्न लद्दाख में आया है, क्या नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में आया है, क्या वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में आया है, या फिर वेस्टर्न लद्दाख में आया है। अब देखिए ऐसे एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस रहते हैं उनमें आपको थोड़ी बहुत हिंट दे दी जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है, ईस्टर्न लद्दाख, और यहाँ पे क्या लिखा है, वेस्टर्न लद्दाख। अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता है लेकिन फिर भी मुझे क्वेश्चन अटेंड करना है तो मैं क्या करूँगा, बी और सी को काट दूंगा और मैं ए और बी में से कोई एक चूज करूँगा। अब मान लीजिए मेरा 50% में रिस्क कम कर दिया है, ठीक है। तो 50% रिस्क में से जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे अभी उसको स्किप करना नहीं है। तो मैं इन दो में से कोई एक देखने जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन ए, ईस्टर्न लद्दाख में। सर जी ईस्टर्न लद्दाख में कहाँ पे आया हुआ है, तो देखिए ईस्टर्न लद्दाख में आप देख सकते हो यहाँ पे अपना न्योमा एयरफील्ड या न्योमा एयर स्ट्रिप आया हुआ है, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पे एक इनोग्रेट किया हुआ है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे पहुँचता है, इंडो चाइना बॉर्डर के पास है। और यह क्या किया है, एयरफील्ड की एक लाइन बिछाई हुई है, यानी कि एक रनवे तैयार किया हुआ है, ठीक है। जिससे हमें क्या होगा कि हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी सारे एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। एक और चीज़ आप यहाँ पे जान सकते हो कि ये जो चीज़ है यह वर्ल्ड हाईएस्ट बेस फॉर द आर्म फोर्सेस है। दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला जो अगर आर्म फोर्सेस का बेस है तो वो यहीं पे है, ठीक है। देखिए उसके साथ साथ थोड़ा बहुत मैपिंग भी आप देख लो। ये हो गया हमारा इतना इलाका क्या हो गया है, जम्मू और कश्मीर हो गया है, ठीक है। ये जम्मू और कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरीज है। देखिए यहाँ पे है जम्मू और यहाँ पे है हमारा श्रीनगर, हमारा ही है, ठीक है। बगल वाले को बोलना पड़ेगा कि भैया जल्दी से खाली करो। उसके बाद ये जो है ये है हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अभी क्या हुआ है, 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार जी ने यहाँ पे किया हुआ है, इस सारी चीज़ को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया है, यानी कि लद्दाख को एक अलग से यूटी बना दिया है। और ये जो पीओके वाला एरिया है, ठीक है,
और ये पीओके वाला एरिया को अभी डाल दिया है लद्दाख में। ठीक है, एक और चीज़, अक्साई चीन ने भी क्या किया है, हमारा कुछ एरिया यहाँ से हमें 1962 के वॉर के दौरान छीन लिया था। यहाँ पे आपका आया हुआ है फेमस गलवान वैली, यहाँ पे आया है सियाचन ग्लेशियर। ठीक है, ये सियाचन ग्लेशियर जो है यह दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा खा जाने वाली पोस्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे जवान को हर एक बार जब ड्यूटी करने के लिए भेजते हैं तो उसके दौरान हमें काफ़ी खर्चा आता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पोस्ट का एक दिन का खर्चा तकरीबन 52 करोड़ रुपीस आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ थी कि भैया ये जो पूरा इलाका है यह न्योमा एयरफील्ड वेस्टर्न लद्दाख में आता है या ईस्टर्न लद्दाख में आता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है, ईस्टर्न लद्दाख में आता है। चलिए, ये थे हमारे करंट वाले। अब चलते हैं स्टैटिक की ओर। पहला, विथ रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। देखिए 5 साल का ट्रेंड पूछ रहा है यूपीएससी आपको। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज द हाईएस्ट। यस, ये बात तो सबको पता है कि हमारे देश में चावल की खेती ज़्यादा होती है, तो पहला सही है। अब हमें पूछा है करेक्ट वाला, तो करेक्ट वाला भैया बी में 1 नहीं है तो वो आंसर नहीं आएगा, और सी भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें भी 1 नहीं है। दूसरा, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ जोवार इज मोर देन दैट ऑफ ऑयल सीड। अरे क्या बात कर दिया भैया आपने। आपको पता है कि मूंगफली नाम की भी कोई चीज़ होती है, और मूंगफली जो होती है यह क्या होता है, यह एक टाइप का ऑयल सीड्स होता है। तो देश में ज्वार से ज़्यादा तो हमारे देश में बहुत सारे ऑयल सीड्स को क्यूमुलेटिव देखने जाए तो उनका कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। इसका मतलब दूसरा सेंटेंस गलत है। अब जैसे ही मैंने दूसरा गलत किया भैया डी कट गया, क्योंकि वहाँ पे क्या है 2 नंबर है। हमें सही मिल गया आंसर ऑप्शन ए। देखिए फिर भी देख लेते हैं कि द एरिया ऑफ कॉटन इज मोर देन डेट ऑफ शुगर केन, और एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन है स्टेडीली डिक्रीज। नहीं भैया, ये स्टेडीली डिक्रीज स्टेडीली इंक्रीज वाले अक्सर गलत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज अ प्लांट डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड। ये न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड की जो परिभाषा है यह आप ऐसा देख सकते हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री के द्वारा क्या किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, हालांकि यह न्यू और ओल्ड वर्ल्ड नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यूपीएससी ने कहीं से भी ये एमसीक्यू फॉर्म किया हुआ है। तो ये कौन सी चीज़ जो है, यह कौन से प्लांट है जिसको बाहर वाले लोग ने आके एस्टैब्लिश किया था। टोबैको, कोको और रबर, टोबैको, कॉटन और रबर, कॉटन, कॉफ़ी और शुगर केन, रबर, कॉफ़ी और वेट। तो देखिए वेट तो सबको पता है कि ये तो डोमेस्टिकेट नहीं हो रहा था, ये तो पहले से ही वहाँ पे था, तो डी हमारा कट गया। उसके बाद देखते हैं शुगर केन, तो भैया हम बहुत पहले से ही ये देखते आते हैं। और कॉटन भी आपको पता है कि हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिली वहाँ पे भी कॉटन के कुछ हमें साक्ष्य मिले हैं, तो कॉटन तो हमारा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो सी भी कटा और साथ साथ में ये जो बी है ये भी कटा। तो हमें सही आंसर मिल गया ऑप्शन ए, यानी कि उन्होंने टोबैको किया, कोकोज और रबर, इन सब प्लांट को क्या किया, उन्होंने नए वर्ल्ड ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो आंसर ए जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 2019 का हम एमसीक्यू पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें एक काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, और यूपीएससी ने ऐसी ट्रिक लगाई है कि जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस चुके थे। ठीक है, पहला देखिए क्या पूछा है, आपको पूछा है पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि पीवीटीजीज जो भारत में है उनके रिगार्डिंग 4 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको बताना है करेक्ट वाला। पहला, पीवीटीजीज रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी। दूसरा, a stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. तीसरा, there are 92 PVTGs officially notified in the country so far. और चौथा,
इरूलर एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी। अब मुझे इतना कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इंडिया में पीवीटीजीज 92 नहीं, लेकिन कितना है, सिर्फ 75 है। तो मैं क्या करूँगा, 3 नंबर को काट दूंगा। अब 3 जहाँ जहाँ पे भी होगा उसको कट दिया, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया आंसर सी, यानी कि जो बाकी के 3 सेंटेंस है यह बिल्कुल सही है। चलिए एक और क्वेश्चन आज का लास्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द कॉमन टू द प्लेस एज अलियार, ईसापुर और कंसाबती, ये सब क्या है? क्या यह कोई यूरेनियम के डिपॉजिट वाले साइट से, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अंडरग्राउंड केव सिस्टम है या फिर वाटर रिजर्वायर है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, यह सारे क्या है, वाटर रिजर्वायर है। ठीक है, देखिए कई बार यूपीएससी पिछले सालों से हम देखते आए हैं कि क्या करती है, ऐसे 3-4 अलग अलग नाम दे दिया, उसके बाद में बोल दिया आपको कि भैया यह सॉल्ट लेक है, यह फ्रेश वाटर लेक है, इवन यह लेक है, यह आपका कोई पंछी हो गया, यह आपकी कोई मेडिसिन हो गया। ठीक है, तो ऐसे न्यूज़ आपको पता होने चाहिए। चलिए लास्ट एमसीक्यू देख लेते हैं एक बार फिर से कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ग्लेशियर और रिवर, आपको बताना है इनमें से कौन सा वाला सही है। बंदरपूछ, यमुना, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो भैया बंदरपूछ जो है वहाँ से यमुना नदी निकलती है, मतलब मेरा पहला सेंटेंस सही हो गया। तो सी कटा और साथ साथ डी कटा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक नहीं है और हमें क्या पूछा है, करेक्टली मैच पूछा है। अब 2 नंबर सही होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए 12 सिंगिरी पूछा है चेनाब में, वहाँ पे तो बिल्कुल चेनाब नदी निकलती है, तो दूसरा सही है, यानी कि मेरा बी है वो भी कट गया। अब ए 2 और 4 सही है, मतलब कि हमारा 3 गलत है और 5 गलत है। लेकिन इस क्वेश्चन को यहीं पे नहीं छोड़ना है, आपको बताना है कि भैया 3 नंबर क्यों गलत है और 5 नंबर क्यों गलत है। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन आपको मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।